हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप गुप्ता। और आपको पता है आपकी क्लाइमेटोलॉजी चल रही थी। तो कल हमने रेनफॉल के बारे में पढ़ा था कि कितने प्रकार की होती है, कैसे उत्पन्न होती है। और आज हम पढ़ेंगे वायु राशि के बारे में, है ना। इसमें इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको एयर मास कहते हैं ना, वायु राशियां। देखिए वायु राशियां क्या होती हैं। ये वायु राशियां वायुमंडल का एक प्रकार होता है ना। वायुमंडल में क्या है कि घने भाग को कहते हैं ना। तो वायुमंडल क्या है, वायु राशि का एक क्या है, वायुमंडल का एक घना भाग है जिसमें कुछ मास होता है, यानी वजन होता है उनमें ना। तो वायु राशियां देखिए क्या होती हैं, इनकी विशेषता होती है कि क्षैतिज रूप से इसमें एक सी विशेषताएं जो है पाई जाती। क्षैतिज रूप में तापमान तथा आर्द्रता संबंधी। देखिए क्षैतिज रूप में तापमान, मान लीजिए वायु राशि है ना, और ये नीचे धरातल है, धरातल है नीचे ये, है ना। तो क्षैतिज रूप में इसमें तापमान और आर्द्रता संबंधी विशेषताएं एक समान होती है। क्षैतिज रूप मतलब ये वाला लेटा हुआ है ना, ये। तो क्षैतिज रूप में इसमें क्या होता है कि तापमान और आर्द्रता संबंधी दशाएं समान होती हैं। कैसे होती है देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे वाला तल है इसमें आर्द्रता भी लगभग समान होगी, है ना, और इसमें तापमान भी समान होगा नीचे वाली परतों में। ऊपर वाली परतों का अलग होगा, ऊपर वाली परतों का ऊपर अलग होते जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम धरातल के समीप आते आते हैं तो धरातल की विशेषताएं क्या करती हैं, ये अपने आप में आत्मसात कर लेती है वायु राशि। इसलिए वायु राशि जो है धरातल से जो है आर्द्रता और तापमान संबंधी विशेषताओं को अपने अंदर समेट लेती है। इसी वजह से वायु देखिए, क्योंकि जो वायु होती है वो धरातल के संपर्क में आने पर ही प्रभावित होती है। कैसा धरातल है, कैसा धरातल का तापमान है। गर्म धरातल पर उतरती है तो गर्म विशेषताएं समाहित हो जाती है, और ठंडे धरातल पर उतरती है तो ठंड वाली विशेषताएं समाहित हो जाती है। तो इसलिए वायु राशि क्या है, वायु राशि एक वायु का विशाल पुंज है जिसमें तापमान और आर्द्रता संबंधी दशाएं क्षैतिज रूप में लगभग एक समान पाई जाती हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको वायु राशियां कहते हैं। देखिए ये वायु राशियां जो है कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि इसको वायु राशियों की उत्पत्ति के लिए काफी समय लगता है, और स्थिर दशा वाला वो क्षेत्र होना चाहिए। जैसे गर्म है तो काफी समय तक गर्म रहना चाहिए, ठंडा है तो काफी समय तक ठंडा रहना चाहिए, तभी वायु राशियों में ये वाली विशेषताएं आ पाएंगी तापमान संबंधी, है ना। मान लो गर्म है तो गर्म रहेगा वो, है ना, तभी तो गर्म वायु हो पाएगी। अब मान लो थोड़ी देर बाद गर्म है फिर थोड़ी देर बाद ठंडा हो गया, तो क्या वायु राशि बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो वायु राशि बनने के लिए क्या है, एक समान दशाएं होना चाहिए। यदि गर्म है तो गर्म और लंबे समय तक, और ठंडी है तो ठंडी लंबे समय तक ही वो जो है वायु है उस इलाके की, वो उसकी विशेषताओं को अपने अंदर आत्मसात कर सके, उसके गुणों को ले सके। तो वायु राशियों की उत्पत्ति के लिए क्या है, स्थिर दशा का होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन एक बार जब ये वायु राशियां आत्मसात कर लेती है उस स्थल के तापमान को, जैसे मान लो कोई ठंडा स्थल है तो ठंडे की तापमान की वो अपने अंदर विशेषताएं समाहित कर लेती हैं, उसके बाद वो उस इलाके में स्थिर नहीं रह पाती हैं। क्योंकि जैसे ही ठंडा तापमान अपने आप में आत्मसात कर लेगी तो वायु राशि कैसी, ठंडी वायु राशि हो जाएगी, है ना। तो इसका जब वायु राशि ठंडी हो जाएगी तो उसका घनत्व बढ़ जाएगा। घनत्व बढ़ने से क्या हुआ, तापमान कम हो जाएगा। इसका तापमान कम होने से क्या हो जाएगा, अब ये उपद्रवी प्रवृत्ति की हो जाती है ना। जैसे इसका तापमान घट जाएगा तो उपद्रवी प्रवृत्ति हो जाएगी, तो फिर क्या कहें, वहां से पलायन कर जाएगी, दूसरे स्थान पर चली जाएगी ना। तो जैसे ही इसमें जो है धरातल की विशेषताओं का आत्मसातीकरण होता है, उसके बाद जो वायु राशि है उस क्षेत्र में स्थिर नहीं रह सकती और उस क्षेत्र से कहीं आगे और दशाओं में बढ़ जाती है ना। तो अब देखिए वायु राशियों के कुछ उत्पत्ति क्षेत्र है, तो वही वायु राशि के बारे में। उत्पत्ति क्षेत्र कौन से हैं, है ना। देखिए इसके लिए जो है 6 क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 एरिया ऐसे। पहले कौन से हैं, पहला है ध्रुवीय सागरीय क्षेत्र, है ना। ध्रुवीय सागरीय क्षेत्र मतलब क्या है, ध्रुवों के पास जो सागरीय क्षेत्र है उस क्षेत्र में मान लो हवा के इससे ध्रुवीय सागरीय क्षेत्र से क्या उसमें विशेषताएं समाहित हुई वायु में, तो ठंडी हो जाएगी वायु, है ना। और दूसरा क्या है, ध्रुवीय महाद्वीपीय क्षेत्र है। महाद्वीपीय क्षेत्र होते हैं ना ध्रुवीय वाले, जैसे क्या है कनाडा और उत्तर अमेरिका और रूस के ऊपर के वाले भाग है, धरातलीय भाग है ना, महाद्वीपीय भाग है, तो इनकी विशेषताएं इसमें समाहित हो जाती है। ये भी एक क्षेत्र। तीसरा क्या है, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय होते हैं, है ना, महाद्वीपीय, और उष्णकटिबंधीय सागरीय होते हैं, है ना। तो इनकी विशेषताएं भी आ जाती हैं। 2 क्षेत्र ये हुए उष्णकटिबंधीय सागरीय वालों
और उष्णकटिबंधीय महासागरीय वाले। इसके अलावा दो क्षेत्र आपके हुए ध्रुवीय सागरीय वाले और ध्रुवीय महाद्वीपीय वाले। इसके अलावा भी दो क्षेत्र होते हैं, एक होता है चौथा भूमध्य, पांचवा भूमध्य रेखीय क्षेत्र होते हैं, है ना, भूमध्य रेखीय भूमध्य रेखा के आसपास वाले, और एक होता है मानसूनी क्षेत्र, है ना। मानसूनी क्षेत्र में मानसूनी हवाएं चलती हैं, भूमध्य क्षेत्र में भूमध्य रेखीय हवाएं चलती हैं ना, पछुआ हवाएं चलती है ना, भूमध्य रेखा वाली पछुआ हवाएं कहते हैं इनको हम, और मानसूनी क्षेत्र में मानसूनी हवाएं चलती है। तो ये 6 आदर्श क्षेत्र है जहाँ पर जो है वायु राशियों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि यहाँ पर तापमान में काफी भिन्नता पाई जाती है। ध्रुवीय सागरीय क्षेत्रों में क्या होता है, लंबे समय तक ठंडी की दशा रहती है, महाद्वीपों में भी ठंडी दशा रहती है। उष्णकटिबंधीय महासागरीय क्षेत्रों में भी क्या होता है, उष्ण तापमान रहता है, सागरीय क्षेत्रों में महाद्वीपीय क्षेत्रों में उष्ण तापमान रहता है। तो गर्मियों के दौरान इस प्रकार की वायु राशियों की उत्पत्ति होती है, सागरों पर भी गर्मियों में उत्पत्ति होती है। भूमध्य के क्षेत्रों में क्या होता है कि दिन के समय तो काफी गर्मी पड़ती है, तो उस समय गर्म वायु राशियों का उत्पन्न होता है, उत्पत्ति हो जाती है। मानसूनी क्षेत्रों में मानसूनी प्रकार की पवनों की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार 6 आदर्श क्षेत्र हैं जहां पर वायु राशियों की उत्पत्ति होती है। इसके बाद वायु राशियों का वर्गीकरण है, कितने प्रकार की वायु राशियां होती हैं। तो देखिए, नॉर्वे के एक ऋतु वैज्ञानिक थे, उनका नाम था बियर्कनीज। क्या नाम था उनका? नॉर्वे के बियर्कनीज नाम था उनका, है ना। इन्होंने जलवायु विज्ञान में काफी सारे प्रयोग किए हैं। ऋतु वैज्ञानिक थे नॉर्वे के, बियर्कनीज, पता है दोनों थे, बेटे थे दोनों। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है मुख्यतः वायु राशियों को 2 वर्गों में डिवाइड किया था। एक तो उन्होंने डिवाइड किया था आपकी भौगोलिक वर्गीकरण किया था इन्होंने, एक तो भौगोलिक, और दूसरा किया था इन्होंने ऊष्मागतिक, है ना, ऊष्मागतिक। तो भौगोलिक वर्गीकरण किया था, एक ऊष्मागतिक वर्गीकरण किया था। अब भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर 2 प्रकार की होती है वायु राशियां, है ना। एक उष्णकटिबंधीय होती है ना, एक उष्णकटिबंधीय होती है ना, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम उष्णकटिबंधीय टेम्परेट कहते हैं ना, जिसमें टी मान लेते हैं, इसके लिए वायु राशि होती है ना। अब इसमें भी उष्णकटिबंधीय में भी 2 है, उष्णकटिबंधीय सागरीय होती है, एक क्या होती है, महाद्वीपीय होती है। तो उष्णकटिबंध में भी तो 2, भाई उष्णकटिबंध सागरों का भी फैला हुआ है, महासागरों का भी फैला हुआ है, महाद्वीपों भी फैला हुआ है, तो 2 है ना, 1 और 1 2। तो उष्णकटिबंध में भी 2 धाराएं, मतलब 2 प्रकार की वायु राशियां हो गई। और दूसरी हो गई आपकी ध्रुवीय, है ना। ध्रुवियों में भी क्या होता है, ध्रुवीय को हम क्या कहते हैं, पोलर कहते हैं, तो पी से रख देते हैं इसके लिए हम, है ना, पी वाली राशि, है ना। और इसके अलावा ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय महाद्वीपीय होता है, महाद्वीपीय भी महाद्वीपों पर भी ध्रुवीय क्षेत्र पाए जाते हैं। और क्या होता है, ध्रुवीय सागरीय होता है, ध्रुवीय सागरीय क्षेत्र होता है। तो ऐसे भौगोलिक के आधार पर तो 2 प्रकार की वायु राशियां पाई जाती हैं, इनमें 2 4 वायु राशियां हो गई, है ना। तो देखिए आप यहाँ पर एक तो हुई सागरीय महाद्वीप उष्णकटिबंधीय वाली हो गई, देखिए उष्णकटिबंधीय वाली ये देखिए 4, उस महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय और सागरीय उष्णकटिबंधीय। ऐसे ही ध्रुवीय महाद्वीपीय और ध्रुवीय सागरीय, देखिए ध्रुवीय महाद्वीपीय और ध्रुवीय सागरीय, है ना। अब इनमें भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है ना। कैसे कैसे डिवाइड हो जाती है, देखिए यदि महाद्वीपीय ध्रुवीय है तो वो कैसी है, ठंडी है और स्थिर प्रकृति की है कि अस्थिर प्रकृति की। यदि स्थिर प्रकृति की तो स्थिर वाली वायु राशि, और अस्थिर प्रकृति की है तो अस्थिर वायु राशि, है ना। तो यहाँ पर कुछ देखिए अंग्रेजी के शब्द लिखे हुए की व्याख्या आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। देखिए सीफॉल होता है, सीफॉल होता है कॉन्टिनेंटल, इसका मतलब होता है महाद्वीपीय। यहां पर मैंने पी लिखा है, इसका मतलब होता है पोलर, पी फॉर पोलर, पोलर माने ध्रुवीय, ठीक है। सी के बाद पी के बाद क्या है, के फॉर माने होता है काल्ट, काल्ट माने होता है ठंडा या कोल्ड भी कह सकते हैं उसको। इसके बाद होता है आपका एस, एस को होता है स्टेबल, स्टेबल माने होता है आपका स्थिर, स्टेबल माने क्या होता है, स्थिर, है ना। और यू फॉर होता है अनस्टेबल, अनस्टेबल माने होता है अस्थिर, है ना। तो अस्थिर और स्थिर, तो मैंने इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके ये किया है। और देखिए इसके अलावा मैंने यहाँ पे एम यूज किया है, एम फॉर होता है आपका मैरीन, मैरीन माने होता है महासागरीय, ठीक है। मैरीन फॉर होता है महासागरीय। और आपका कॉन्टिनेंटल तो हो गया, टी फॉर हो गया आपका टेम्परेट, उष्णकटिबंधीय होता है टेम्परेट माने, टी फॉर क्या होता है, टेम्परेट, मतलब उष्णकटिबंधीय, है ना। तो ये टर्म्स आपको समझ में आने चाहिए
कि कैसे इस प्रकार से कुल 16 वायु राशियों की उत्पत्ति होती है। एक महाद्वीपीय ध्रुवीय होती है, एक सागरीय ध्रुवीय होती है ना। अब इनके भी देखिए ठंडी में दो प्रकार की होती है, एक स्थिर होती है, एक अस्थिर होती है। गर्म में दो प्रकार की होती है, एक स्थिर होती है, एक अस्थिर होती है। ऐसी सागरीय ध्रुवीय में भी दो प्रकार की होती है, ठंडी वाली स्थिर और अस्थिर, और दो वाली गर्म होती है, स्थिर और अस्थिर, है ना। तो देखिए मैंने क्या रखा है इनके लिए नाम के लिए, महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी स्थिर, कॉन्टिनेंटल पोलर काल्ट स्टेबल, है ना। कॉन्टिनेंटल माने महाद्वीपीय, पी फॉर पोलर, के फॉर काल्ट माने ठंडा, और एस फॉर स्टेबल यानी कि स्थिर वायु राशि। तो CPKS CPKU, है ना। ऐसी CPWS कॉन्टिनेंटल पोलर वार्म स्टेबल, महाद्वीपीय ध्रुवीय गर्म स्थिर, है ना। महाद्वीपीय ध्रुवीय गर्म अस्थिर, कॉन्टिनेंटल पोलर वार्म अनस्टेबल। ऐसे क्या है, तो 4 और 4 8 तो ये हो गई स्थिर अस्थिर स्थिर अस्थिर, ठंडी में भी दो और गर्म में भी दो दो स्थिर अस्थिर। इसी प्रकार सागरीय वाली में भी दो स्थिर दो अस्थिर, है ना। तो ऐसे 8 हो गई इसमें। फिर महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय दो मुख्य वर्ग थे ना, तो एक वर्ग तो ये रहा आपका महाद्वीपीय ध्रुवीय, और दूसरा वर्ग आपका ये रहा महासागरीय उष्णकटिबंधीय। एक तो उष्णकटिबंधीय की हो गई, दूसरी ध्रुवीय हो गई। ध्रुवीय में भी दो प्रकार की हो गई, महाद्वीपीय और महासागरीय, और उष्णकटिबंध में भी दो प्रकार की हो गई, महाद्वीपीय और महासागरीय। इस प्रकार के टोटल मिला के 16 वायु राशियों की उत्पत्ति होती है। तो ये इस प्रकार से 16 वायु राशियां हैं जो विश्व में लगभग पाई जाती हैं। और ये जो वर्गीकरण किया है, ये वर्गीकरण किसके आधार पर, बियर के नीच के आधार पर, बियर के मौजन है इसको वर्गीकरण किया गया है ना। तो ये इसमें इतना ही वायु राशियों के बारे में, बाकी का कल देखेंगे फिर नया टॉपिक।